आज का पहला प्रश्न, अलकापुर की कन्याएं किससे खेलती हैं? तो आंसर है मड़ियों से खेलती हैं। कहाँ की कन्याएं मड़ियों से खेलती हैं दोस्तों? तो आंसर होगा अलकापुर की कन्याएं मड़ियों से खेलती हैं। तो इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में। तो दोस्तों हमारा जो क्लास चल रहा है प्रश्नोत्तरी से चल रहा है। प्रश्नोत्तरी हमारा जो है टॉपिक, हमारा जो प्रश्नोत्तरी का उत्तर मेघ से चल रहा है, ठीक है। तो उत्तर मेघ से आज जो हमारा जो प्रश्नोत्तरी होगा, श्लोक संख्या 6 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इन श्लोकों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आज जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वो 50 है, ठीक है। तो 50 प्रश्न हमारा है, श्लोक संख्या 6 से 10 तक है। तो आप सभी लोग इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए उत्तर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारे चैनल का नाम है एमएस क्लासेस 1, ठीक है। तो ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है। पहला प्रश्न है, श्लोक संख्या 6 से स्टार्ट है। इसमें जो है यक्ष मेघ से कहता है कि इसमें जो है यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम अलकापुरी पहुंचो, कहाँ पहुंचोगे? जब तुम अलकापुरी पहुंचोगे तो वहाँ जो है तुम्हें क्या दिखाई देंगी? वहाँ कुछ कन्याएं दिखाई देंगी। वह जो है किससे खेलती होंगी? तो मड़ियों से खेलती हुई कन्याएं दिखाई देंगी। और वह जो है ऐसी कन्याओं को जिसकी इच्छा, जिसको प्राप्त करना जो है देवता भी चाहते हैं, ऐसी कन्याएं तुमको दिखाई देंगे। तो समझना वो अलकापुरी है। और कैसी कन्याएं दिखाई देंगे? और वहाँ के मंदार मंदाकिनी नदी के शीतल जल से जो हवा आती है उससे सेबमान है। वहाँ पे पली भरी जो है कन्याएं हैं, ऐसी कन्याएं तुमको दिखाई देंगी। तो समझना क्या है? अलकापुरी है। और जो है मंदार के वृक्ष के छाया के नीचे यानी ताप को सहती हुई जो खेलती हैं, ऐसी कन्याओं को तुम देखोगे। तो इस श्लोक से हमारी जो प्रश्नोत्तरी होगी दोस्तों। तो आइए हम लोग, ठीक है। तो यह हमारा हो गया श्लोक संख्या 6। इसी से प्रश्नोत्तरी है। प्रश्न पहला है, अलकापुर की कन्याएं किससे खेलती हैं? तो आंसर है अलकापुर की जो कन्याएं हैं मड़ियों से खेलती हैं। किससे खेलती हैं? मड़ियों से खेलती हैं। क्योंकि जो अलकापुरी है वह जो है बहुत अधिक समृद्ध है। वहाँ पे मड़ी है, जो है मड़िए मड़ी जो है घरों में लगे हुए हैं, मड़ियों से खेलती हैं। और जो है कहाँ खेलती है? सोने के बालू में खेलती है। कनक सिकता सोने के बालू में खेलती हैं। क्या खेलती हैं? मड़ियों को जो है गुड़हई, निक्षेप गुड़हई छिपाने का और अन्वेष्टव्य और खोजने का कार्य करती है। ऐसा खेल खेलती हैं अलकापुर की कन्याएं, ठीक है। तो ऐसे अलकापुर को देखना तो समझना कि ऐसे किसी नगर को देखना तो समझ जाना कि वह जो है अलकापुरी है। तो प्रश्न है, अलका की कन्याएं किससे खेलती हुई दिखाई देती है? तो मड़ियों से। यह पहले प्रश्न का आंसर है। दूसरा प्रश्न है, अलकापुर की कन्याओं का कौन पार्थी है? कौन जो अलकापुर की कन्याओं की चाह रखता है? तो आंसर हमारा होगा देवतागढ़, जो है यहाँ पे जो है कि यत्र कन्या, जहाँ की कन्याओं को मणि भी मणियों द्वारा खेलती है, उनको अमर प्रार्थिता, अमर प्रार्थिता यानी देवता भी चाहते हैं। तो अलकापुर की कन्याओं का कौन प्रार्थी है, कौन चाहता है? तो अमर प्रार्थिता यानी देवतागढ़ भी चाहते हैं। तो आंसर हो जाएगा देवतागढ़ यानी कि अमर अमर प्रार्थिता, ठीक है। प्रार्थिता जो देवता है वह प्रार्थना करते हैं कन्याओं को प्राप्त करने, कहाँ की? अलकापुर की, ठीक है। यह हमारा आंसर हो गया देवतागढ़। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है। यह है का अलकापुर की कन्याएं कौन सा खेल खेलती हैं? तो कौन सा खेल खेलती हैं दोस्तों? तो मड़भी गुड़हई, मणि को छुपाने का और अन्वेष्टि और खोजने का खेल खेलती हैं। वह कहाँ छुपाती है मड़ियों को? तो सोने के बालू में। कहाँ छुपाती है मड़ियों को? सोने के बालू में। वह जो है अपने मुष्टि निपेच, अपने मुष्टि हाथ के मुष्टि को निपेच करती हैं सोने के बालू में। मणि को छिपाती हैं, गुड़ई मतलब छिपाना, गुड़ करती है और फिर क्या करती है? अन्वेष्टि, उसको खोजने का कार्य करती है। ये वाला जो है खेल खेल रही हैं। तो प्रश्न हमारा है, अलकापुर की कन्याएं कौन सा खेल खेलती हैं? तो मड़भी गुड़हई
अन्वेष्टयी यानी मड़ियों के छिपाने और खोजने का खेल खेलती हैं। छिपाना और खोजना जो यह खेल है इसी को खेलती हैं। यह हमारा आंसर है। मड़भी गुड़ई अन्वेष्टयी जो है मुष्टि निक्षेप, यह हमारा खेल है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा मड़भी गुड़ई अन्वेष्टव्ययी। ठीक, तो यह आंसर है जो है कौन सा खेल खेलती हैं कन्याएं जो है अलकापुरी की। अगला प्रश्न है सोने के बालू में अलका की कन्याएं क्या छुपा रही हैं? तो कौन सा खेल खेल रही हैं दोस्तों? मणि छिपाने का खेल खेल रही है। मड़भी जो है कनक सिक्ता मुष्टि निक्षेप जो है मणि को सोने के बालू में छिपाने का कार्य कर रही है। क्या है? मुष्टि मुष्टि निक्षेप। ठीक है, निक्षेपई यानी कि मुष्टि को हाथ में जो है मणि को ली है उसको बालू में छिपाने का कार्य कर रही है। यह हमारा आंसर है। आंसर है। प्रश्न को एक बार फिर सुनिएगा दोस्तों। सोने के बालू में अलका की कन्याएं क्या छुपा रही हैं? तो मणि छुपाने वाला खेल के लिए। कौन सा? मणि छुपाने वाला। तो आंसर हमारा होगा मणि। ठीक है, ये हमारा चौथा आंसर है प्रश्न का। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है सिक्ता शब्द का क्या अर्थ है? यह बहुत बार पूछा गया है दोस्तों टीएसटी के पेपर में। तो सिक्ता जो पद है उस शब्द का क्या अर्थ है? तो सिक्ता का अर्थ है बालू। क्या अर्थ है? बालू। तो कैसा बालू है? कनक सिक्ता है। कैसी बालू है दोस्तों? कनक सिक्ता है, सोने की बालू है। क्या है? सोने की बालू है। तो कनक सिक्ता में जो है मणि छुपाने का खेल खेलती है। तो आंसर होगा सिक्ता शब्द का क्या अर्थ है? मणि जो है बालू अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया सिक्ता का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है। मंदाकिनी नदी के शीतल जल के पवनों द्वारा सेवित कहाँ की कन्याएं हैं? मंदाकिनी नदी के शीतल जल, ठंडी ठंडी हवा सलिल सिसरई शीतल जल के पवनों द्वारा सेवित कहाँ की कन्याएं हैं? तो आंसर हमारा है अलकापुर की कन्याएं हैं। कहाँ की है दोस्तों? ये कन्याएं हैं, छोटी छोटी कन्याएं हैं, बच्ची है जिनका शादी नहीं हुआ, उनकी बात की गई है। तो मंदाकिनी नदी के शीतल जल के पवनों द्वारा सेवित कहाँ की कन्याएं हैं? तो अलकापुर की कन्याएं हैं। ऐसे ऐसे नगर को देखना तो समझना कि वह अलकापुरी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है अलकापुरी की कन्याएं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। प्रश्न को फिर समझिएगा। मंदाकिनी नदी के शीतल जल के पवनों द्वारा सेवित कहाँ की कन्याएं हैं? तो अलकापुर की कन्याएं है। यह आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है। मंदाराणाम अनुतट रुहाम छायायाम वारितोषणाम कौन है? यानी कि जो है जो आंसर हमारा हो जाएगा कन्याएं। मंदार के वृक्ष के नीचे अनुतट रोहा उनकी छाया में वारिसो उष्मा को, जो गर्मी के ताप को सहन करती हुई खेलती हुई कौन सी कन्याएं हैं? तो अलकापुर की कन्याएं हैं। प्रश्न है कि मंदाराम यानी मंदार वृक्ष की छाया के नीचे खेलती हुई, उष्मा रूपी ताप के नीचे खेलती हुई कौन दिखाई देती है? तो कन्याएं दिखाई देती है। आंसर हो जाएगा कन्याएं हैं। ठीक है, छा में कौन खेलती है? वहां की कन्याएं कहाँ की? अलकापुर की। किसके वृक्ष के नीचे? मंदार वृक्ष की छाया के नीचे। वासिर तोसरा मतलब उष्मा से बचने के लिए खेलती हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा कौन खेलती है? कन्याएं खेलती। यह हमारा आंसर है 7वें प्रश्न का। 8वां प्रश्न है अनुटट रुहाम में संधि है। ठीक है, प्रश्न है जो अनुटट रुहाम है यह है, इसमें संधि कौन सी है? ठीक है, तो अनुटट रुहाम में संधि हमारी जो है अव्यय भाव जो है, सॉरी दोस्तों, समास पूछा है। ठीक है, हमने संधि कर दिया है। तो यहाँ पे हाँ जो है समास है, समास है। ठीक है, समास है। ठीक है, तो कौन सा समास है दोस्तों? अव्यय भाव समास है। अनुटट रुहाम में अव्यय भाव समास है। ठीक है, यह हो गया अनुटट रुहाम में संधि कौन सी है? तो अव्ययभाव समास है। यह हमारा आंसर है। विग्रह तटस्थ समीपम, समीप अर्थ में जो अव्ययभाव समास हुआ है तो इसमें अनुटट रुहाम में अव्ययभाव समास है। यदि अनुटट की सिर्फ बात करें तो न अनुट अनुट क्या हो जाएगा? जो है अनुट का यदि बात करें तो न प्लस अनुट हो जाएगा। तो यहाँ पे संधि हो जाएगी नई तत्पुरुष समास। तो इसमें दो संधि है, एक जो है अनुट रुहाम में जो है अव्ययभाव समास है, और जो है एक हमारा जो है अनुटट में जो है नई तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो दो समास हमारा नई तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास, ये दोनों शब्द में। लेकिन हमारा यहाँ पे एक पूछे है अनुटट रुहाम में कौन सी समास है?
समास है दोस्तों, क्वेश्चन चेंज करिएगा, समास है तो अव्ययीभाव समास है, समीप अर्थ में हुआ है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे प्रश्न संख्या 9 है, कनत सिक्ता मुष्टि निक्षेप गुड़ही गुड़ही, इसमें कौन सी विभक्ति और वचन है? इस पद में कौन सी विभक्ति और वचन लगा हुआ है दोस्तों? तो जो है कनक सिक्ता मुष्टि निक्षेपई, गुड़ही में जो है तृतीया विभक्ति का एक वचन है। क्या है? गुड़ही में कौन सा? तृतीया विभक्ति का जो है गुड़ही में है तृतीया विभक्ति का एक वचन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया जो है 9वें प्रश्न का। अब हम चलेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, मर भी अमर प्रार्थिता में संधि है। ठीक है, यह पूछा है मर भी अमर प्रार्थिता शब्द में कौन सी संधि है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सा संधि है? मर भी अमर प्रार्थिता में विसर्ग संधि है। विग्रह करेंगे तो मर भी अमर प्रार्थी, यह हमारा विग्रह है। ठीक है, यहाँ पे जो र को जो है विसर्ग हुआ है, र को जो है यहाँ पे विसर्ग हुआ है दोस्तों। तो मर भी जो है मर भी और प्लस अमर प्रार्थी जो है संधि विग्रह होगा, और संधि हमारी है विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ पे रेप को विसर्ग हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इस रेप को र के इस रेप को जो है विसर्ग हुआ है। ठीक है, कब? जो हमारी जो है जो हमारा जो है रेप को र हुआ है, तो यहाँ पे संधि हमारी होगी विसर्ग संधि। ठीक है, और हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, बिंबा धराड़ाम से कहाँ की स्त्रियां का बोध हो रहा है? तो प्रश्न है जो हमारा बिंबा धाराड़ाम, जो बिंब के समान है अधर जिसके। ठीक है, पूछा है बिंबा अधराड़ाम यानी बिंब के फल के समान अधराड़ाम अधर है जिसके, से कहाँ की स्त्रियों का बोध हो रहा है? तो यह कहाँ की स्त्रियों का बोध हो रहा है? जिनका अधर जो ओष जो है बिंब के फल के समान है। तो आंसर हमारा आ जाएगा अलकापुरी की स्त्रियों का बोध हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिंबा अधराड़ाम जो है शब्द से अलकापुरी की स्त्रियों का बोध हो रहा है। यह हमारा आंसर है 11 प्रश्न का। अब हम चलेंगे 12 प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है आप लोग के सामने। प्रश्न है, अलकापुरी की स्त्रियों का होठ किस फल के समान है? तो अलकापुरी की स्त्रियों का जो होठ है किस ओठ जो है होठ जो है किस फल के समान है दोस्तों? बिंबा फल के समान। यह बिंबा फल एक जो है फल होता है। ठीक है, ये जो है बिंब जो फल है एक फल होता है जिसका कलर एकदम मतलब पिंक कलर में एकदम डार्क पिंक होता है, जो बहुत सुंदर लगता है। इसलिए बिंबा फल के समान बताया गया है। कहाँ की स्त्रियों का ओठ जो है? अलकापुरी की स्त्रियों का ओठ जो है बिंबा फल के समान जो है लाल होता है। तो बिंबा फल जो है अलकापुरी की स्त्रियों का होठ किस फल के समान होता है? तो आंसर में आ जाएगा बिंबा फल के समान होता है। ठीक है, यह हमारा आंसर है 12वें प्रश्न का। 13वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 13वां प्रश्न है कि राग के वशीभूत होकर, प्रश्न है राग के वशीभूत होकर अलकापुरी के प्रेमी जन किसके क्षोम वस्त्र को खोल रहे थे? ठीक है, प्रश्न है राग के वशीभूत प्रेम के वशीभूत होकर अलकापुरी के जो प्रेमी जन है, जो उनके प्रियतम है, किसके क्षोम वस्त्रों को खोल रहे थे? तो आंसर में आ जाएगा बिंबा फल के समान होठों वाली स्त्रियों के। ठीक है, क्योंकि बिंबा फल से संबोधित किया गया वहां की स्त्रियों को, तो आंसर में आ जाएगा बिंबा फल के समान होठों वाली स्त्रियों के जो है क्षोम वस्त्र को खोल रहे थे। ठीक है, प्रश्न को फिर से ध्यान दीजिएगा। राग के वशीभूत होकर, प्रेम के वशीभूत होकर अलकापुर के प्रेमी जन जो है पुरुष है। ठीक है, रागाद निभृत करेशु निश्चय जो है अच्छिपसु प्रियेशु यानी सप्तमी विभक्ति सब में लगा है। क्षौमम जो है क्षौम वस्त्र को शिथिल कर रहे थे। तो कहाँ के? बिंबा फल के समान होठों वाली यानी बिंबा धाराणाम के स्त्रियों का। ठीक है, तो बिंबा फल के समान होठों वाली स्त्रियों के जो है वस्त्रों के क्षोम को खोल रहे थे। यह हमारा आंसर है 13 प्रश्न का। ठीक है, आगे हम चलेंगे 14 प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, प्रियतमों के चंचल हाथों के द्वारा, जो प्रीतम है उनके चंचल हाथों के द्वारा अपने अधोवस्त्र के गांठ खुल जाने से लज्जा बस विमूढ़ कौन हो गई? ठीक है, प्रीतम जब उनके अधोवस्त्र को जो निबी बंधनों को उच्छ्वसित कर रहे थे, तो जो शिथिल हो गया, उनके निबी बस जो शिथिल हो गया, तो जो है अधोवस्त्रों की गांठ के खुल जाने पर, शिथिल हो जाने पर वह जो है लज्जावश लज्जावश होकर विमूढ़ कौन हो गई? तो अलकापुर की स्त्रियां हो गई। कौन हो गई दोस्तों? जो है अधर के समान होठों वाली, बिंब फल के अधर के समान होठों वाली स्त्रियां हो गई। यह हमारा आंसर है अलकापुर की स्त्रियां।
प्रियतम के अधर चंचल हाथों के द्वारा अपने अधोवस्त्र के गांठ खुल जाने से लज्जावश विभोर कौन हो गई? तो आंसर में आ जाएगा अलकापुर की स्त्रियां। यह हमारा आंसर है। 14 प्रश्न का आगे हम लेंगे 15 प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या है? लज्जा के कारण चूर मुष्टि से क्या बुझाना चाहती हैं? जो हमारी स्त्रियां थी, जो बिंबा फल बिंबा अधराराम, जिनके बिंब के समान होठों वाली स्त्रियों ने लज्जा के कारण चूर मुष्टि से क्या बुझाना चाहती थी? जब उनके अधवस्त्र खुल गए तो वह लज्जावश लजा गई और अपने हाथों में चूड़ ले ली, एक चूड़ ले ली यानी किसी चीज का चूड़ ले ली, और उस मुष्टि को मुष्टि भर यानी एक मुट्ठी जो है चूड़ को ली, और उससे जो है क्या बुझाना चाहती थी दोस्तों? तो आंसर हमारा हो जाएगा रत्न प्रदीप। जो रत्न के दिए जल रहे थे उसको बुझाना चाहती हैं। क्यों? लज्जा के कारण। किससे कहा है दोस्तों? लज्जा के कारण। ठीक है, लज्जा का कारण क्या था? निबि बंधो उच्छ्वसित शिथिलम के कारण लज्जा उत्पन्न हुई, जिसके कारण वह जो है चूड़ मुष्टि से जो है रत्न प्रदीप को बुझाना चाहते थे। यह हमारा आंसर है। प्रश्न फिर एक बार देखिए, लज्जा के कारण चूड़ मुष्टि से क्या बुझाना चाहती थी? तो रत्न प्रदीप। ये हमारा आंसर है। आगे है 16 नंबर प्रश्न की बिंबा अधराराम। प्रश्न है, बिंबा अधराराम पद में समास है। ठीक है, क्या है? पद में समास है। तो कौन सा समास है दोस्तों? बिंब के समान, बिंब के फल के समान है अधर, जिसके वह जो है बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा। अन पद की प्रधानता हो रही दोस्तों। बिंबा अधराराम, बिंब के फल के समान अधर वाली स्त्रियां, तो बहुब्रीहि समास हो गया। विग्रह होगा बिंब ई अधर यासाम जो है तासाम। यह हमारा विग्रह है जो है बिंबाधराणाम का। तो यह हमारा विग्रह से किस जो है बहुब्रीहि समास हुआ? बिंबा अधराणाम पद में समास पूछा है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। यह हमारा आंसर है 16 प्रश्न का। 17 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 17 प्रश्न है आपके सामने है, अनिभृत करेशु पद में समास है। तो अनिभृत करेशु पद में कौन सा समास है दोस्तों? तो बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। यह हमारा आंसर है 17 प्रश्न का। अनिभृत करेशु पद में समास कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, आगे हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, प्रश्न है, निम्बी बंधो उच्छ्वसित शिथिलम कौन हो गई? निबी के बंध से शिथिल कौन हो गई दोस्तों? तो बिंबा धाराणाम जो है अधराणाम। ठीक है, आंसर हो जाएगा निबी बंधों के उच्छ्वसित शिथिल वाली कौन हो गई दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा बिंब के फल के समान अधरों वाली स्त्रियां। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बिंबा अधराणाम। ठीक है, यह हमारा आंसर है इस प्रश्न का, निबी बंधो उच्छ्वसित शिथिलम पद का। ठीक है कौन हो गई? तो बिंबा धराराम। यह हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, बिंब फल के समान होठों वाली स्त्रियों के वस्त्रों को कौन खोल रहे थे? तो प्रियेशु, उनके प्रियजन, उनके जो प्रियसी थे वह जो है उनके अधर वस्त्र को खोल रहे थे। यह आंसर है। बिंबा फल के समान होठों वाली स्त्रियों के वस्त्रों को कौन खोल रहे थे? तो आंसर हमारा जाएगा प्रियेशु। किसके प्रियेशु? यह जो इनके प्रियेशु। ठीक है, जिनके होठ के समान स्त्रियों वाली की जो है प्रियतम जो है उनके, वह जो इनके वस्त्र को खोल रहे थे। कैसे खोल रहे थे? चंचल हाथों से खोल रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है प्रियेशु। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है, अलकापुर के झरोखों से कौन निकलता हुआ दिखाई देगा? यक्ष कहता है, जब तुम अलकापुरी जाओगे तो वहाँ जो है वहाँ के झरोखों से, ठीक है, कहाँ से? जब अलकापुरी जाओगे कि तो वहाँ के झरोखों से तुम्हें जो है वहाँ के मेघ जो है निकलते हुए दिखाई देंगे। तो मेघ कैसे दिखाई देंगे? तो मानो धुआं रूपी जो है कण में जो है बदलते हुए दिखाई देंगे, और जो है मानो कि उनके जल के मुचान यानी जल छोड़ देने पर आलेख के जो है आलेख में जो है आलेख में जो है शंका स्पष्ट हो जाने के कारण जो है वह जो है जल मार्गों से भागते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। तो तुम समझना कि वह अलकापुरी है। यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम वहां जाओगे अलकापुरी में तो वहां तुम्हें अलग मेघ दिखाई देंगे। वह मेघ कैसे दिखाई देंगे? जो झरोखे से निकलते हुए दिखाई देंगे। और कैसे दिखाई देंगे? और धुआं रूप में निकलते, धुआं का आकार बनाकर, माने छोटे छोटे कर में धुआं बनकर जो जर्जर निपुणम धुआं के रूप में जर्जर बनने में जो निपुण है, ऐसे जो है मेघ तुम्हें निकलते हुए दिखाई देंगे। और कैसे दिखाई देंगे? और जो है सलिल कड़ी जल के कण से दोष उत्पन्न हो गया है आलेखों में।
ऐसे जो है शंका के स्पष्ट शंका हो जाने पर वह जो है जो है जाल मार्गों से निकलते हुए दिखाई देंगे। यह हमारा श्लोक संख्या 8 से है। तो प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न 8 यहाँ पे है, अलकापुर के झरोखों से कौन निकलता हुआ दिखाई देगा? यक्ष मेघ से कहता है, जब तुम अलकापुरी पहुंचोगे तो वहां जो है वहां के झरोखे से तुम्हें निकलता हुआ दिखाई देगा। तो कौन दोस्तों? तो यहाँ बोला है कि जल मुचाम, जल को छोड़ने वाला मेघ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा जल मुचाम। अलकापुर के झरोखों से कौन निकलता हो दिखाई देगा? तो जल मुचाम यानी मेघ वहां के दिखाई देंगे। तो समझना कि वो अलकापुरी है। यह हमारा आंसर है 20 प्रश्न का। आगे है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न है, यक्ष अलकापुरी के मेघ को किसके समान बताता है? तो त्वाम सदृश यानी मेघ के ही तरह बताता है। कहता है जब तुम अलकापुरी जाओगे तो तुम्हारे ही समान जो वहां के मेघ दिखाई देंगे। तो यक्ष अलकापुरी के मेघ को किसके समान बताया? तो स्वयं जो है उसी मेघ के समान बताया जिससे वो संदेशा पहुंचा रहा है। तो बोला कि त्वाम सदृश तुम्हारी तरह ही वहां के मेघ भी दिखाई देंगे। यह हमारा आंसर है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। क्या प्रश्न है? यक्ष अलकापुरी के मेघ को किसके समान बताया? तो जिससे संदेश बता भेज रहा उसी के समान बताया। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 21 का आंसर। आगे है 22 प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, जल मार्गों से निकलते हुए मेघ कैसे दिखाई देंगे? कैसे दिखाई देंगे दोस्तों? जब जल मार्ग से मेघ निकल रहे होंगे, जाल मतलब जो रोशनदारी होती है घरों में, उससे। तो जाल मार्गों से निकलते हुए मेघ कैसे दिखाई देंगे? तो कैसे दिखाई देंगे? धुआं को छोड़ते हुए जर्जर में, यानी कि धूमो उद्गार उद्गार अनुकृति निपुड़ा जर्जरा निष्पतंती, यानी धुओं को छोड़ने में जो निपुण है और जर्जर अवस्था मतलब जर्जर का रूप धारण कर लिए ऐसे निष्पतंती निकलते हुए तुम्हें क्या करेंगे? दिखाई देंगे। धुएं के समान निकलते हुए निकलने में जो निपुण है ऐसे मेघ तुम्हें क्या है? दिखाई देंगे। तो यहाँ पे है जल मार्गों से निकलते हुए मेघ कैसे दिखाई देंगे? तो धुआं से को छोड़ते हुए जर्जर मेघ, यानी धू 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 धूमो धूम धूमार धूमोद जो है धूम उद्गार अनुकृति निपुड़ा जर्जरा निष्पतंती, धुओं को छोड़ने में जो निपुण है और जो जर्जर मतलब छोटे छोटे कण के रूप में बन गए हैं ऐसे निकलते हुए मेघ तुम्हें दिखाई देंगे। ये हमारा आंसर है। धुआं के छोड़ते हुए जर्जर मेघ तुम्हें दिखाई देंगे जल मार्गों से निकलते हुए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 22 प्रश्न का। जाल मार्गों से निकलते हुए मेघ कैसे दिखाई देंगे? धुआं को छोड़ते हुए जर्जर दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है, धुआं की तरह जाल मार्गों से निकलने में निपुण कहाँ के मेघ हैं? तो अलकापुरी के मेघ है। यक्ष कहता है कि वहाँ के जो मेघ है वह जाल मार्गों से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? धुआं की तरह निकलते हैं। तो वह किसकी विशेषता बता रहा है? अलकापुरी के मेघों की बात कर रहा है कि धुआं की तरह जाल मार्गों से निकलने में निपुण कहाँ के मेघ है? तो अलकापुरी की मेघ है, इसलिए तुम भी क्या करना? उन्हीं की तरह जाना। तो यह जो है बताना चाहता है यक्ष मेघ से कि वहाँ के जो मेघ है वह जाल मार्गों से निकल जाते हैं, तुम भी क्या करना? उसी मार्ग से जो है मेरा संदेशा पहुंचाना। ठीक है, वह कहना चाहता है। ठीक, तो आगे के श्लोकों में ऐसा वो कहेगा भी कि जाल मार्गों पर जाकर तुम बैठ जाना, नीचे मत बैठना और जो है वहां से ही जो है हमारे संदेशा को ये छड़ी को सुनाना। ठीक है, तो वह इसीलिए बता रहा है जाल मार्गों को कि तुम जो है उसी मेघ के जो जो अलकापुरी के मेघ हैं वह जाल मार्गों से निकल जाते हैं किसके समान? धुआं बन के। ठीक है, तो उसी के लिए यह प्रश्न यहाँ पे है, धुआं की तरह जाल मार्गों से निकलने में निपुण कहाँ के मेघ है? तो अलकापुर के मेघ है। यह यक्ष मेघ से कहता है। ठीक है, आंसर हमारा ये है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न 24 है, सतत गतिना शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो जो सतत मतलब लगातार गति जिसकी है, जो जाने में निपुण है, सतत गतिता वायु द्वारा, सतत मतलब गतिता जिसकी गति वायु के समान, जो वायु की तरह चलता, हवा की तरह चलता है। तो सत गतिता शब्द से किसका बोध हो रहा है? मेघ का। ठीक है, यह मेघ के लिए आया। तुम क्या हो? सतत गति ना हो, तुम्हारी जो है गति वायु के समान है। ठीक है, तो वायु के समान है क्योंकि तुम्हारे में वायु भी है, हवा भी है, तुम हवा के द्वारा चलते हो, इसलिए तुम क्या हो? सतत गति ना हो। तो पूछा सतत गतिना शब्द से किसका बोध हुआ? तो मेघ का बोध हुआ। यह मेघ के लिए आया है सतत गतिना। तुम्हारा आंसर हो जाएगा मेघ। 24 प्रश्न का अगला है, सतत गतिना पद में समास है। तो कौन सा समास है सतत गतिना में? तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि जो है हमारा समास है सतत गतिना में। ठीक है, विग्रह सततम गति यस्य तेन
ठीक है, जो है तेन है तेन, ठीक है। सततम गति यस्य तेन बहुव्रीहि समास, सतत गतिना, सततः गति यस्य तेन सतत गतिना शब्द बनेगा। समास पूछा है तो बहुव्रीहि समास है हमारा सतत गतिना पद में। ठीक है, तो प्रश्न हो गया सतत गतिना पद में समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है कि प्रश्न संख्या 26 है शंका स्पृष्टा इव जल जलम जलम शंका शंका स्पृष्टा इव जो है जलम जलम मुचास त्वाम सदृशा जाल मार गई। ठीक है, जलम जलम मुच त्वाम सदृशा जाल मार गई। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार दोस्तों, इसमें जो है शंका के स्पष्ट शंका हो जाने से मानो जल मुचान जल को छोड़ने वाले सदृशाम तुम्हारे सदृश जल को छोड़ने वाले बादल जो है त्वाम सदृशाम तुम्हारे समान जाल मार्गों से जो है निकलते हुए दिखाई देंगे मानो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे शंका स्पृष्टा इव जल जलमुचाम त्वाम सदृशा यहाँ पे सभी रहेगा। जाल मार गई इस पंक्ति में अलंकार पूछा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों। यह जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यह जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का एक जो है बहुत बेहतरीन जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 26 का। अगला प्रश्न है 27 सलील जो है सलील कड़ी जो है सलील कड़ी कड़िका दोषम उत्पाद सद्य है जो है शंका इसमें जो शंका स्पृष्टा कह तो इसको जो है किसको शंका होती जल की छोड़ने से जल के गिर जाने पर जब वह गवाक्षों में जब वह जो है जो है जाल मार्गों में बैठकर अंदर महल में प्रवेश करता है तो सलील के कण यानी कि बूंद गिर जाने पर दोष उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, वहां पे दोष उत्पन्न हो गया जिससे क्या हो गया सद्य शंका स्पष्टता और उसे तुरंत ही उसे शंका हो गई और वहां से क्या हो गया वह जाल मार्गों से निकल गया। तो किसकी शंका हो गई दोस्तों कि आलेखान आलेख जो है खराब हो गए, इसकी आशंका हो गई। तो यह किसको आशंका हुई, मेघ को हुई। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है ऐसी आशंका किसको हुई तो मेघ को हुई। मेघ को आशंका हुई कि जल के कण गिर गए जिससे दोष उत्पन्न हुआ और दोष उत्पन्न होने के कारण ऐसी वह तुरंत शंका करता है। कहाँ जल उत्पन्न हुआ दोस्तों तो आलेखान। ठीक है, आगे हमें आलेखान होना चाहिए था। आलेखों में जो है जल गिर गया जिससे जो है दोष उत्पन्न हो गया। उसकी शंका हो जाने पर कौन भाग जाता है तो मेघ। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेघ। ठीक है, शंका किसकी हुई, मेघ को हो गई तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघ 27 प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 जल के कद गिर जाने पर मेघ को किस बात की शंका हो गई। तो आलेख में दोष उत्पन्न हो गया यानी कि आलेख जो है खराब हो गया। तो यही शंका हुई थी जल के कण गिर जाने पे मेघ को किस बात की शंका हुई, क्यों वह जाल मार्गों से भाग गया। तो उसे लगा कि जो आलेख है जो चित्रकारी हुई थी दीवालों पे कपड़ों पे उसमें दोष उत्पन्न हुआ, वह खराब हो गया, ऐसी आशंका हुई। इसलिए वह जो है कहाँ भाग गया, जाल मार्गों से भाग गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है 28 प्रश्न का। 29 प्रश्न है, 28 को फिर से देखिएगा एक बार। कह रहा है कि जल के कण गिर जाने पर जल के बूंद गिर जाने पर मेघ किस बात की शंका करता है, आलेख में दोष उत्पन्न हो गया इस बात की चिंता करता है। यह आंसर है आलेख में दोष उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है उत्पाद्य शब्द में प्रत्यय है। तो उत्पाद्य जो है पद में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। किस प्रत्यय का, ल्यप प्रत्यय का यहाँ पे हमारा जो है उत्पाद में जो है प्रयोग किया गया। इसमें जो है उत उपसर्ग पूर्वक इसमें उत्पाद में उत जो है उपसर्ग लगा हुआ है और जो है पत धातु का प्रयोग किया गया है। जो है यहाँ पे उत उपसर्ग और पत धातु के साथ जो है ल्यप प्रत्यय लगकर हमारा उत्पाद्य बना है। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा उत्पाद। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 संख्या जो है हमारा जो है यह 10वें श्लोक से है। यहाँ पे है निषेधे शब्द का क्या अर्थ है, निषेधे शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे जो है निषेधे जो शब्द आया है
हाँ, 9 का श्लोक का है दोस्तों। यहाँ पे निशीथे जो शब्द आया है उसका क्या अर्थ है? तो अर्धरात्र यानी रात है। निशीथे पद का क्या अर्थ है? रात है। यदि पूरा अर्थ के हिसाब से लेंगे तो हमारा अर्धरात है। ठीक है, निशीथे शब्द का अर्थ क्या हमारा? अर्धरात या रात कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रात। ठीक है, हमारा निशीथे शब्द का क्या अर्थ है? शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी में यह पूछा गया प्रश्न है। निशीथे शब्द का क्या अर्थ है? तो रात है, अर्धरात या रात। ठीक है, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 31। इसमें जो है इस श्लोक पे जो 9वें में है, इसमें जो है कि सूरत जनिता अपने प्रियतम के भुजाओं से छूटी स्त्रियों के अंगों से जो अंग ग्लानि, उनके अंग में जो ग्लानि जो कष्ट उत्पन्न हुआ है उस वह कष्ट कैसे दूर होगा? तो चंद्रकांत मणि से दूर होगा। उनके जो है जल के बूंद गिरने पर जो है उनके ऊपर गिरेगा तो उनका क्या होगा? उनकी ग्लानि, उनकी थकान दूर हो जाएगी। किनकी? जो अलकापुरी की स्त्रियां हैं। ठीक है, तो इसी श्लोक से हमारा प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार जो है चंद्रकांत मणि जो है जो झूमर में लगी हुई है और चंद्र किरण से चांद की उस पर प्रकाश पड़ने पर उसमें जो है स्फुटित जल निकलता है और उसके जल के गिरने से एक बूंद गिर जाने से, मतलब यदि गिर जाता है तो जो जो सूरज जनिता होती है उनके अंग में जो ग्लानि उत्पन्न होती है वह जो है क्या होता है? दूर हो जाता है। तो इस श्लोक से हम प्रश्न उत्तर करते हैं दोस्तों। प्रश्न है पहला तो हो गया निशीथे पद का क्या अर्थ है? तो रात है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। चंद्रकांत मणि किसके अंगों के ग्लानि को दूर करते हैं? प्रश्न है चंद्रकांत जो मणि है किसके अंगों के ग्लानि को दूर करते हैं? तो अलकापुरी के स्त्रियों के ग्लानि को दूर करते हैं। ठीक है, तो यह आंसर हो गया। चंद्रकांत मणि किसके अंगों की ग्लानि को दूर करते हैं? तो अलकापुरी की स्त्रियों के अंगों के ग्लानि को दूर करते हैं। यह हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है। अलकापुर की स्त्रियां किसके भुजाओं से अलग हुई? ध्यान रखिएगा, स्त्रीणाम यत्र स्त्रीणाम, जहाँ की स्त्रियां प्रियतम भुजा उच्छ्वास आसिता अंगिता नाम। ठीक है, तो अलकापुर की स्त्रियां किसके भुजाओं से अलग हुई हैं? तो अपने प्रियतम के भुजाओं से। ठीक है, प्रियतम भुजाम उच्छाम, प्रियतम की भुजाओं से जो अभी अभी उच्छ्वसित हुई हैं, अलग हुई हैं। ठीक है, ऐसी स्त्रियां कहाँ की हैं? जो है अपने, तो प्रश्न है, प्रश्न फिर से देखिएगा, प्रश्न अलकापुर की स्त्रियां किसकी भुजाओं से अलग हुई हैं? तो अपने प्रियतम के भुजाओं से अलग हुई हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपने प्रियतम की भुजाओं से अलग हुई। यह प्रश्न का आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न 33 कहता है दोस्तों, चंद्रकांत मणि कहाँ लगी हुई है? ठीक है, क्योंकि जो स्त्रियां हैं वह जो है सूरत जनिता है, जिससे उनके अंग में ग्लानि उत्पन्न हुआ है। तो उनकी ग्लानि कैसे दूर हो जाएगी दोस्तों? तो चंद्रकांत मणि से के स्फुट के जल से। ठीक है, उस पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा तो उससे जो है जल की बूंद गिरेगी, जिससे उनका जो है अंग का जो ग्लानि हो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है चंद्रकांत मणि लगी कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? तो ये छत है। छत के ऊपर बना रहता है झूमर। इस झूमर में जो है चंद्रकांत मणि लगी हुई है और झरोकों से, यहाँ पे झरोखे हैं, झरोखे से जो है चांद की, जो चांद है चांद की प्रकाश जो है इस झरोकों के माध्यम से चंद्रकांत मणि पड़ती है और यहाँ से बूंद बनकर नीचे गिरता है, जहाँ पे जो है सूरत जन स्त्रियां सोई हुई हैं और उनके ऊपर जब बूंद गिरता है तो उनकी जो है थकान जो है दूर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है चंद्रकांत मणि कहाँ लगी हुई है दोस्तों? तो तंतु जालाम जालाम लंबा, जो झूमर लगे हुए हैं तंतु जालाम, जो वहाँ पे तंतु झालरों से लटकती हुई जो झालर है, झालर में जो है चंद्रकांत मणि लगी हुई है। तो चंद्रकांत मणि कहाँ लगी हुई है? तंतु जालाव लंबा, तंतु जाल में लगी हुई, यानी कि झालरों में लगी हुई है। ठीक है, यह आंसर वहाँ आ जाएगा। झालरों में कैसे लगी हुई है? चंद्रमा की प्रकाश जो है झरोखे से यहाँ मणि पड़ेगी और नीचे सोई हुई स्त्रियां, तो उनका जो है जल बूंद जो है उनके ऊपर गिरेगा। ठीक है, तो चंद्रकांत मणि की खासियत यह है दोस्तों, जब उस पर चंद्रमा की प्रकाश पड़ती है तभी वह पिघलता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा तंतु जालव लंबा, यानी कि झालरों में लगी हुई। कहाँ लगी हुई है? झालरों में लगी हुई है। ठीक है, यह चंद्रकांत मणि कहाँ लगी हुई है दोस्तों? तो झालरों में। यह आंसर है तंतु जालव लंबा।
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों चंद्रकांत मणि कहाँ लगी हुई है, अलकापुरी में, तो जो है झालरों में, लटकती हुई झालरों में लगी हुई है। ठीक, यह आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है चंद्रपादई शब्द का क्या अर्थ है। तो चंद्रपादई शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, चंद्र किरण, चांद की किरण, निशिते रात में, चंद्रपादई निशिते, चांद की किरण जो है रात में जब पड़ती है तब चंद्रकांत मणि पिघलता है। तो चंद्रपादई शब्द का क्या अर्थ है, तो चंद्र किरण, चांद की किरण अर्थ है। ठीक है, यह हमारा आंसर है 34 प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। 35 तंतु जालाव लंबा, यह यह किसका विशेषण है, किस शब्द का जो है तंतु जाला लंबा किसका विशेषण है दोस्तों, तो कांता मणि का, चंद्रकांत मणि का विशेषण है। क्योंकि चंद्रकांत मणि जो है कहाँ लगी हुई है, तंतु जालम में, तो चंद्रकांत मणि का विशेषण हो गया हमारा तंतु जाल लंबा। ठीक है, यह हमारा विशेषण हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। तो 36 और 35 जो है एक ही है। स्फुट जलम वश्य दिन, यह किसका विशेष है, यानी स्फुटित जल से जो है, स्फुटित जल जो गिर रहा है, तो यह जो है यह किसका विशेषण है दोस्तों, तो यह भी हमारा चंद्रकांत मणि की है। किसकी है, चंद्रकांत मणि की। तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रकांत मणि। तंतु जाल लंबा किसका विशेषण, चंद्रकांत मणि का है। स्फुट जल वश अधीन जो है किसका विशेषण है, तो चंद्रकांत मणि का। ये दोनों विशेषण ध्यान रखिएगा। यह हमारा आंसर 35 और 36 का है। अगला प्रश्न है अगला है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है जो आपके सामने है, प्रश्न संख्या 37 है दोस्तों, इसको देखिएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगला है अलका की स्त्रियों के अंगों की गिलानी कैसे दूर होती है। तो हमने कई बार बता दिया दोस्तों, चंद्रकांत मणि के द्वारा। अलका की स्त्रियों की अंगों की गिलानी, यह अंग की गिलानी कैसे उत्पन्न हुई थी दोस्तों, सूरत जन से। क्या है, सूरत जन से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा चंद्रकांत मणि। अलका की स्त्रियों के अंगों की गिलानी कैसे दूर होती है, कैसे समाप्त होती है, तो चंद्रकांत मणि से समाप्त होती है। यह आंसर है 37 प्रश्न का। 38 प्रश्न है व्यालंपंती शब्द में कौन सा लकार एवं पुरुष है। ठीक है, शब्द है व्यालंपंती, शब्द में लकार व पुरुष पूछा है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा लट लकार है जो है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है व्यालंपंती। ठीक है, यह आंसर है। व्यालंपंती जो है कौन से लकार कौन सा पुरुष है, तो लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम पुरुष के बहुवचन में व्यालंपंती बनता है। यह हमारा आंसर है 39 जो है 38 प्रश्न का। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है सुरत जनिताम पद में समास है। तो सुरत जनिताम पद में कौन सा समास है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास। सुरतेन जनिताम, यह हमारा विग्रह है। सुरतेन में तृतीया लगा हुआ है, सूरत जन से जो उत्पन्न हुआ है, तो सुरतेन में तृतीया विभक्ति जो है विग्रह है। सुरतेन जनिताम, तृतीया तत्पुरुष है सूरत जनिताम में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सूरत जनिताम पद में समास कौन सा है, तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 39 का जो अभी बताएंगे। ठीक है, तो तृतीया तत्पुरुष समास। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 40 है, जो हमारे अगले श्लोक से है। ठीक है, यह श्लोक संख्या हमारा 10 है जी। ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, यहाँ पे जो है श्लोक में कहा गया है कि जब तुम जाओगे अलकापुरी में, यक्ष कहता है मेघ से, जब तुम अलकापुरी में जाओगे तुम्हें एक जो है उपवन मिलेगा। उपवन का नाम क्या है दोस्तों, तो वैभराज है। क्या नाम है, उपवन का नाम वैभराज है। इस उपवन में जो है वहाँ के जो कामी पुरुष हैं, जिनकी कामनाएं हैं, वह वहाँ के पुरुष जो उस उपवन में दिखाई देंगे। तो उपवन में किसके साथ दिखाई देंगे दोस्तों, तो उपवन में जो है देवताओं की जो अप्सराएं हैं उनके समान, उनके साथ जो है उपवन में दिखाई देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो किसके साथ दिखाई देंगे, अप्सराओं, जो देवताओं की अप्सराएं उनके साथ दिखाई देंगे उपवन में।
और किसके साथ दिखाई देंगे, वहाँ के कामीजन, और जो है किन्नरों के साथ दिखाई देंगे जो है वहाँ के कामीजन। किन्नर किसके गीत गाते हुए दिखाई देंगे वहाँ पे उपवन में, बैभराज उपवन में, तो धनपति के यश का गान करते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। तो समझना कि वह जो है अलकापुरी है। वह उपवन को, ऐसे उपवन को देखना जहाँ पे तुम्हें कामीजन अपने देवताओं के अप्सराओं के साथ उसमें प्रवेश करते हैं, किन्नरों के साथ प्रवेश करते हैं, और जो है किन्नर लोग जो है कुबेर के धनपति के यश का गान करते हैं। ऐसे उपवन को देखना तो समझना कि वह क्या है, अलकापुरी है। तो हम जो है 10वें श्लोक से प्रश्नोत्तरी करते हैं दोस्तों। जिस पहला है दोस्तों 40 है, जो है बैभराज नामक उपवन कहाँ है। पहला है प्रश्न, बैभराज नामक उपवन कहाँ पे है दोस्तों। तो आंसर हमारा हो जाएगा अलकापुरी में है। ठीक है, यह कहता है तुम्हें वहाँ पे क्या मिलेगी, बैभराज नाम की जो है उपवन मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ पे ये उपवन है, अलकापुरी में। यह हमारा आंसर है 40 प्रश्न का, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट हर मतलब जिस जहाँ भी यह सिलेबस लगा हुआ है मेघदूत सभी जो है सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा गया है, बैभराज नामक उपवन कहाँ है और या किसकी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों अलकापुरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। प्रश्न है कुबेर के उपमन का क्या नाम है। जो कुबेर का जो है उपमन है उसका क्या नाम है। तो उसके उपमन का क्या नाम है दोस्तों, उपमन का नाम है बैभराज। क्या नाम है, बैभराज नाम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कुबेर के उपवन का क्या नाम है, बैभराज नाम है। ये हमारा आंसर है 41 प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। ठीक है, 42 प्रश्न क्या है, देवताओं की अप्सराओं के साथ बैभराज नामक उपवन में कौन प्रवेश करता है। ठीक है, हमने पहले बताया जो है देवताओं की अप्सराओं के साथ बैभराज नामक उपवन में कौन प्रवेश करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कामीजन। ठीक है, कौन प्रवेश करेगा, कामीजन। बध्यालापा बहिर्उपमन कामिनो निर्विशंति। बात करते हुए बाहरी उपमन में कामीजन क्या करेंगे, तुम्हें प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। तो समझना अलका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देवताओं की अप्सराएं, तो जो है विवध वनिता, विभुत वनिता, जो है वनिताम, जो है मुख्य मुख्य सहाया, जो है वहाँ पे जो है देवताओं की जो अप्सराएं हैं, वनिताएं हैं, वह जो वारम आख्यान सहाया, तुम्हारी सहाया होंगी, उनकी सहाय होंगी। ऐसे तुम्हें जो है कामीजन जो है उस उपवन में दिखाई देंगे। तो आंसर में आ जाएगा कामीजन। प्रश्न को फिर देखिएगा एक बार दोस्तों, फिर से। देवताओं की अप्सराओं के साथ बैभराज नामक उपवन में कौन प्रवेश करता है। तो कामीजन प्रवेश करते हैं। यह आंसर है 42 प्रश्न का। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। प्रश्न है बैभराज नामक उपवन में किन्नर के साथ प्रवेश करते हुए कौन दिखाई देते हैं। यहाँ पे कौन कौन दिखाई देते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों कामीजन दिखाई देते हैं। बैभराज नामक उपवन में किन्नर के साथ प्रवेश करते हुए कौन दिखाई देते हैं। तो कामीजन दिखाई देते हैं। अप्सराओं के साथ भी प्रवेश करते हुए कामीजन दिखाई देते हैं, और जो है किन्नरों के साथ भी प्रवेश करते हुए कामीजन दिखाई देते हैं। किस उपवन में, बैभराज नामक उपवन में। ठीक है, तो प्रश्न है बैभराज नामक उपवन में किन्नर किसके साथ प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे, कामीजन के। ये हमारा आंसर है 43 प्रश्न का। जो है 44 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 44 प्रश्न है बैभराज उपवन में किन्नर लोग किसके यश का गीत गाती हुई दिखाई देती हैं। बैभराज जब वहां पे जाओगे तो तुम्हें गीत गाते हुए दिखाई देंगे। कौन, किन्नर लोग। तो वह गीत में क्या गाती हैं, तो कुबेर के यश का गान गाती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि यह नगरी यक्षों की जो नगरी उसके स्वामी कुबेर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि बैभराज उपवन में किन्नर लोग किसके यश का गीत गाते हुए दिखाई देते हैं, देती हैं या देते हैं। तो कुबेर के यश का। ठीक है, आंसर हो जाएगा कुबेर के यश का। धनपतिक यश, धनपति यश के गुणगान करते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। तो समझना अलकापुरी है। यह प्रश्न का आंसर है कुबेर के यश का। प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों कि कुबेर के जो है किन्नर किसके यश का गान गाते हुए दिखाई देंगे, कुबेर के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रश्न है अच्छई अंतर्भव भव निधव निधव कौन लोग हैं। अच्छई जो है
भवनों के अंदर, अच्छी मतलब अच्छई, अच्छई अंतर भवनम, भवनों के अंदर। अपार निधि, निधि मतलब धन, निधि मतलब धन, अच्छई मतलब बहुत ज़्यादा, अपार बहुत अधिक। तो बहुत अधिक धन वाला भवन किसका है, कौन लोग है? ठीक है, निधियाम जो है भवनों के अंदर बहुत अधिक धन रखने वाले कौन है? तो यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, अच्छई अंतर भवनम निधय, बहुत अधिक भवनों के अंदर रखने वाले धन कौन है दोस्तों, कौन लोग हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा कामीजन। कहाँ के कामीजन है दोस्तों? अलकापुरी के हैं। यह कामीजन कहाँ है? अलकापुरी के कामीजन है, जिनके घरों में अच्छई बहुत अधिक धन है। निधन मतलब धन, अच्छई मतलब अपार, भवनम मतलब भवन में, भवन में बहुत अधिक धन वाले कौन है? तो कामीजन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कामीजन। ठीक है, ये हमारा आंसर है 45 प्रश्न का। अगला प्रश्न है 46 है, अप्सराओं के साथ बात करते हुए कामीजन कहाँ दिखाई देंगे? यह 6 में से कहता है कि अप्सराओं के साथ बात करते हुए कामीजन तुम्हें दिखाई देंगे, तो कहाँ? तो आंसर हमारा हो जाएगा बैभराज नामक उपवन में। ठीक है, बैभराज उपवन में अप्सराओं के साथ बात करते हुए कामीजन दिखाई देंगे। यह हमारा आंसर है 46 प्रश्न का। ठीक है, यह हो गया दोस्तों 46 प्रश्न। अब आगे हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की सब, जो प्रश्न संख्या हमारा है 47। ठीक है, 47 प्रश्न कहता है, सॉरी दोस्तों, आगे है 47 प्रश्न है, किन्नरई यत्र पद में जो है तृतीय विभक्ति किस सूत्र से लगा है? जो एक जो है सूत्र कौन सा लगा है दोस्तों किन्नरई यत्र में? तो यहाँ पे एक सूत्र आता है, स साकम सार्धम समम के योग में कौन सी जो है विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे जो सूत्र लगा है, तो स साकम सार्धम एक सूत्र है, उसमें जो उसी के कारण जो है किन्नरई में जो है तृतीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, साकम के योग में जो है सार्धम की योग में जो है किन्नरई में तृतीय विभक्ति लगी है। तो प्रश्न है, किन्नरई पद पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से लगा है? तो स साकम सार्धम समम के योग में जो है तृतीय विभक्ति लगी है। ठीक है, ये हमारा आंसर है 47 का। अगला प्रश्न है कि 48 प्रश्न है, किन्नरई यत्र का विशेषण है। तो किन्नरई यत्र, जहाँ के किन्नर क्या करते हैं? गीत गाते हैं। तो रक्त कंठई, तो विशेषण है किन्नरई यत्र का विशेषण है रक्त कंठई। ठीक है, ये हमारा विशेषण है। और क्या है? वह धनकपति यश, रुद्र गाय गायाद धनपति यश। और कौन क्या विशेषण है किन्नरी का? तो यह है जो धनकपति की यश का गान गाती है, वैसी जो है किन्नरई है। तो दो विशेषण जो है किन्नरई का है, एक रक्त कंठई है, एक जो है धनपति यश है, रुद्गायाद धनपति यश। ठीक है, यह जो है दो विशेषण है हमारा किन जो है हमारा किन्नरई का। तो यहाँ एक हमने पूछा किन्नरई का विशेषण कौन सा है? तो रक्त कंठई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 49। प्रश्न है, अक्षर या अंतरा शब्द में संधि है। तो अक्षर अंतरा शब्द में कौन संधि है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है अंतरा शब्द में हमारा दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अच्छई प्लस अंतर। ठीक है, अच्छई प्लस अंतर हमारा विग्रह होगा, और अक्षर या अंतरा हमारा शब्द बनेगा, संधि है दीर्घ संधि। जब इसको हमारा जो है अच्छई में, ठीक है, प्लस अंतर में अ है, इसमें भी अ है, मिलकर आ हो जाता है, तो हमारा शब्द बनेगा अक्षर या अंतरा, दीर्घ संधि इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जो है ये हमारा जो है दीर्घ संधि इसमें प्रयोग किया गया अक्षर या अंतरे में। यदि सूत्र की बात करें तो अक सवर्णे दीर्घ यह इसमें लगा हुआ है। आज का हमारा जो है 50 नंबर प्रश्न है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 क्वेश्चन है कि प्रत्यय अहम में पद में समास है। तो यह प्रश्न है आज का अंतिम है, प्रत्यय अहम पद में समास है। तो कौन सा समास है दोस्तों? तो प्रत्यय अहम में जो हमारा समास है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। इसको विग्रह करेंगे तो आहनी आहनी इति जो है प्रति प्रथम अहम, आहनी आहनी प्रति प्रथम अहम जो हमारा बनेगा समास है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो हमारा हो गया अव्ययी भाव समास जो है 50 प्रश्न का आंसर है अव्ययी भाव समास। तो ये हमने जो है आज के क्लास में दोस्तों 50 प्रश्नों को सॉल्व कराया, जो श्लोक संख्या 6 से 10 तक था।
तो यह जो है प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। क्योंकि श्लोक को यदि आप ध्यान में रखकर प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि श्लोकों को ध्यान में रख कर जो है प्रश्न बनाए गए हैं दोस्तों। और जहाँ तक हमने जो है प्रश्न को बनाया है कि हमने किसी भी प्रश्न को मतलब छोड़ा नहीं है, सभी प्रश्न को इसमें लिया है। बस इतना अंतर है कि मैंने प्रश्नों को जो है हिंदी में लिखा है। ठीक है? तो आपको प्रश्न उत्तरी समझ में आया होगा, क्योंकि हिंदी में भी हमें जो है यदि आंसर पता होगा, क्योंकि जो प्रश्न होता है थोड़ा सा संस्कृत का बहुत अधिक टफ नहीं होता है, तो हम प्रश्न को संस्कृत में भी समझ सकते हैं और जिसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो यह हमने प्रश्न उत्तरी कराया दोस्तों, आप लोग के सामने प्रस्तुत किया श्लोक संख्या 6 से 10 तक। तो आज का हमारा क्लास कैसा लगा दोस्तों? यदि क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हम अपने दोस्तों, अपने जो है सखियों या सखों के साथ जो है, जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो तैयारी करते हैं यूपी टीजीटी एलटी की या किसी भी संस्कृत परीक्षा की, तो आप जो है हमारे क्लास को अवश्य उनके तक शेयर करिएगा और बोलिएगा कि मतलब कि यदि उन्हें क्लास अच्छा लगे तो कमेंट में हमें लिखकर थोड़ा जो है मोटिवेशन के लिए जो है सब बताएं। ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों। कल जो है हम आगे से श्लोक जो है श्लोक संख्या 11 से, श्लोक संख्या 11 से जो है हम प्रश्नोत्तरी को लेकर आगे जितने भी प्रश्न बनेंगे हम जो है उतने श्लोकों से प्रश्नोत्तरी लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आप सभी का जो है सभी इच्छाएं पूर्ण हो, इसी के साथ मैं जो है माला मैम आप सभी को से विदा लेती हूँ। नमो नमो नमः दोस्तों। जो है धन्यवाद। थैंक यू।